हेलो गाइस, नमस्कार। मैं भावेश गजपाल आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लक्ष्य विद भावेश गजपाल में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल लक्ष्य विद भावेश गजपाल से टेलीग्राम में सर्च मार के जुड़ सकते हैं। वहां मैं बाकी वीडियो के लिंक, बाकी जानकारियां और PDF भी प्रोवाइड कराता हूं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सर बहुत सारा कंटेंट लिख दिया आपको आज, इतने में क्या। तो ये एक मास्टर वीडियो है। जी हाँ, ये एक मास्टर वीडियो है। इसमें मैं कम से कम 8 क्वेश्चन जो पुराने ACF रेंजर के पेपर में आए हो, इतने से, सिर्फ इतने से 8 क्वेश्चन मैं कराऊंगा। वीडियो में अंत तक बने रहें, देखिए कहां से कैसे क्वेश्चन उठाता है। इतना सरल नहीं है, ठीक है। बायोलॉजी इतना आसान नहीं जितना कि आपको दिखता है। आज हम पढ़ने वाले हैं पादप भ्रूण विज्ञान, प्लांट एम्ब्रायोलॉजी के बारे में पढ़ने वाले हैं। पादप भ्रूण विज्ञान A to Z, पॉइंट टू पॉइंट, जो आपके काम का है ना, वही चीजों को मैं बताते जाऊंगा। ऐसा नहीं है, बहुत सारे मास्टर्स वाले भी देखने वाले होंगे, बहुत सारे जीरो से शुरू करने वाले भी देखने वाले होंगे। सबको इसमें फायदा होगा। कैसे क्वेश्चन उठाता है, कैसे बनाएंगे 8 क्वेश्चन को साथ में बाजू में हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है, दिखाते हुए मैं पढ़ाऊंगा। दूसरी बात कि भाई बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, इंग्लिश ज्यादा प्रेफर करता है। आप देखना, हिंदी वाला भी इंग्लिश टर्म में लिखा रहता है। जब तक जिनको बायोलॉजी में इंग्लिश टर्म नहीं आते, वो बायोलॉजी का पेपर अच्छे से नहीं बना पाता, नहीं बना पाएगा, ठीक है। ये तय है, क्योंकि मैं आगे जब क्वेश्चन दिखाऊंगा तो आप देखना हिंदी में कैसा लिखा रहता है और हिंदी में भी इंग्लिश टर्म डाला रहता है। तो वो आपको बिना इंग्लिश आए आप नहीं बना सकते। इसलिए मैं हर एक जगह जहां पर हिंदी दिख रहा है वहां पर इंग्लिश टर्म्स का भी प्रयोग किया हूं। ये एक मास्टर वीडियो, 8 क्वेश्चन आपके कवर होंगे। लास्ट तक देखिए वीडियो। चालू करते हैं वीडियो। सबसे पहले देखते हैं पादप भ्रूण विज्ञान में आवृत्त बीजी पादप, मतलब एंजियोस्पर्म, ठीक है। पादप क्या होता है? प्लांट्स। आवृत्त बीजी अर्थात एंजियोस्पर्म प्लांट्स क्या होते हैं? पादप किंगडम का नाम क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। तो सबसे पहले तो हम विभेदन के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। एक होता है आपका जिनमें विभेदन नहीं पाया जाता, अर्थात जड़ तना पत्तियां अच्छे से नहीं दिखेंगी, फॉर एग्जांपल शैवाल, एल्गी। और दूसरा होता है आपका जिनमें जड़ तना पत्तियां अच्छे से दिखाई देंगी, ठीक है, स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी। बाकी प्लांट्स, उसी के अंतर्गत आपका आवृत्त बीजी आता है। अब इसका आगे जब क्लासिफिकेशन होता है ना, उसमें संवहनी ऊतक पाए जाते हैं, संवहनी टिश्यूज पाए जाते हैं, ठीक है। जब आगे और जाते जाएंगे हम तो क्या होगा? क्रिप्टोगेमी और फेनरोगेमी में या फेनरोगेम में, ठीक है, क्रिप्टोगेम और फेनरोगेम्स में क्लासिफिकेशन होता है। अब ये फेनरोगेम क्या है? जिनमें बीज उत्पादन करने की क्षमता होती है, जो बीज उत्पादन करते हैं। अब बीज उत्पादित करने वाले भी 2 होते हैं, एक होते हैं एंजियोस्पर्म, दूसरा होता है एंजियोस्पर्म, दूसरा होता है जिम्नोस्पर्म, ठीक है। एक होता है एंजियोस्पर्म और दूसरा होता है आपका जिम्नोस्पर्म, ठीक है। एंजियोस्पर्म अर्थात आवृत्त बीजी पादप या प्लांट्स, और जिम्नोस्पर्म अर्थात अनावृत्त बीजी पादप या प्लांट्स। अब इससे एक क्वेश्चन कहां से कैसे आया है? इतने से एक क्वेश्चन आ गया, बस इतना ही बताया उसमें? बिल्कुल आया है, एक क्वेश्चन आया है। जो अनावृत्त बीजी अर्थात जिम्नोस्पर्म जो होते हैं प्लांट, उनमें नग्न बीजी होते हैं, अर्थात उनके जो बीज होते हैं ना, उनमें फल नहीं पाए जाते, ऊपर से कवर्ड नहीं रहता, फल से घिरा हुआ नहीं होता, नग्न बीजी होता है। और आवृत्त बीजी जो पादप होते हैं ना, जो एंजियोस्पर्म होते हैं, वो उनके चारों ओर, बीज के चारों ओर फल लगा रहता है, फल से घिरे हुए होते हैं, अर्थात फल के अंदर बीज होता है। यही डिफरेंस है। और हम जब पादप भ्रूण विज्ञान पढ़ते हैं तो हम किसका पढ़ते हैं? आवृत्त बीजी पादपों को पढ़ते हैं, अर्थात एंजियोस्पर्म पादपों का पढ़ते हैं, क्योंकि इनमें ही पुष्प पाए जाते हैं। और पुष्प क्या करते हैं? जनन क्रिया करते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, अर्थात जनन क्रिया को हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। कौन? फ्लावर्स, पुष्प जो है। अब क्वेश्चन क्या आया था आपके? क्वेश्चन मैं उठाता हूं आपसे, चलिए। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका पूछा गया था वो कुछ इस प्रकार है। क्या बोल रहा है भाई? कि अनावृत्त बीजी एंजियोस्पर्म से भिन्न होते हैं क्योंकि उनमें होता है ए वेस्कुलर बंडल, बी कंपाउंड पर्ण, सी जीरोफिटिक चरित्र, डी नग्न बीजांड और ई वायु द्वारा परागन, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा डी, नग्न बीजांड, ठीक है। इंग्लिश में पढ़ देता हूं। जिम्नोस्पर्म डिफर फ्रॉम एंजियोस्पर्म, ठीक है, इन हैविंग, तो ए वेस्कुलर बंडल्स,
बी कंपाउंड लीव्स, सी जीरोफाइटिक कैरेक्टर्स, ठीक है, और डी नेक्ड ओवियल। तो जो नग्न बीजांड होते हैं अर्थात नेक्ड ओवियल होते हैं, इसके जो बीज हैं या बीज के अंडे हैं या बीजांड जो है वो फल से घिरा हुआ नहीं रहता, नग्न बीजी रहता है। क्या रहता है? नग्न बीजांड होता है, नग्न बीजी रहता है अर्थात नेक्ड ओवियल रहता है। ये इसका आंसर आएगा, बता दिया। तो अनावृत बीजी, देखिए कितना बेकार लिखा है, एक साइड हिंदी इंग्लिश दोनों लिख दिया है। अनावृत बीजी मतलब होता है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का मतलब होता है आवृत बीजी। तो अनावृत बीजी आवृत बीजी से किस प्रकार भिन्न है? अभी क्या लिखा मैं? आवृत बीजी। और अनावृत बीजी मतलब होता है जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म में ना नग्न बीजाणु होते हैं, उनके बीज के ऊपर फल या घिरा हुआ बीज नहीं होता, जबकि आवृत बीजी अर्थात एंजियोस्पर्म में फल के अंदर बीज होते हैं और उसमें फूल भी लगते हैं। तो फूल भी लगते हैं, उन्हीं का जिनमें फूल लगेंगे उनमें ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन बन गया आपका, इतने बस थे पहला क्वेश्चन। आगे देते जाइए। अब बढ़ते हम, यह लैंगिक चक्र है अर्थात सेक्सुअल साइकिल है। ये पूरे साइकिल जो बनाया हूं ये पूरा लैंगिक चक्र है, सेक्सुअल साइकिल है। इसमें क्या होता है? बाह्य दलपुंज होता है अर्थात कैलेक्स होता है, दलपुंज होता है अर्थात कोरोला होता है, पुमंग होता है अर्थात एंड्रोसियम होता है, और जायांग होता है अर्थात जाइनोसियम होता है। ठीक है, बाह्य दलपुंज के अंतर्गत बाह्य दल होता है जिसे सेपल कहते हैं, कैलेक्स के अंतर्गत सेपल होता है। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये देखिए आपको दिखा देता हूं, ये देखिए सेपल, ये जो बाहर के दिख रहे हैं ये सेपल्स हैं दोनों। क्या है? ये सेपल्स हैं, बाह्य दल हैं। ठीक है, ये एक सिंगल को सेपल बोलेंगे, ये एक सिंगल सेपल कहलाएगा। ऐसे ही चारों से जब मिल जाएंगे ना सब साइड, तो सभी सेपल्स अर्थात सभी बाह्य दल मिलकर बाह्य दल पुंज मिलाते हैं। सभी सेपल्स मिलकर बाह्य दल पुंज अर्थात कैलेक्स का निर्माण करते हैं। आगे दलपुंज, कोरोला से बनेगा दल अर्थात पेटल, पेटल से बनेगा दलपुंज अर्थात कोरोला। ये कोरोला मतलब दलपुंज, पेटल मतलब दल। ये देखिए दल क्या है? ये जो दिख रहा है ना ये कहलाता है आपका पेटल्स। ये जो दिख रहा है ये पेटल्स है। क्या है? ये पेटल्स। ये देखिए दल लिखा है यहां पर। ठीक है, एक को पेटल बोलेंगे, दल बोलेंगे। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे ना, जब बहुत सारे दल, तो बहुत सारे पेटल्स मिलकर दलपुंज बनाएंगे। दलपुंज मतलब कोरोला का निर्माण करेंगे, समूह का निर्माण करेंगे। अब देखते हैं पुमंग क्या है। ठीक है, एंड्रोसियम, पुंकेसर, स्टैमेन। स्टैमेन पुमंग के अंतर्गत स्टैमेन आता है। ठीक है, पुमंग के अंतर्गत मतलब एंड्रोसियम के अंतर्गत पुंकेसर आता है, स्टैमेन आता है। ठीक है, और जायांग मतलब जिम्नोसियम के अंतर्गत आता है, जाइनोसियम के अंतर्गत आता है अंडक या स्त्री केसर। अंडक या स्त्री केसर अर्थात कार्पल या पिस्टिल, एक ही मतलब है। ठीक है, कार्पल, ठीक है, या पिस्टिल एक ही मतलब है। जायांग के अंतर्गत ये आता है, पुमंग के अंतर्गत ये आता है, एंड्रोसियम के अंतर्गत ये आता है, और जाइनोसियम के अंतर्गत ये आता है। ये दोनों को सहायक अंग बोलते हैं। ठीक है, एसेसरी ऑर्गन्स बोलते हैं। मतलब क्या है? वो चारों तरफ से सहायता करते हैं। सहायक मतलब घेर कर रखते हैं ताकि पौधा का जो फूल का जो अंडा है ना, जो सेंट्रल भाग है, ओवल वाला भाग सुरक्षित रहे और पूरी प्रक्रिया सुरक्षित तरीके से चल सके। तो ये सहायक हैं। आवश्यक अंग क्या है? एसेंशियल ऑर्गन्स। आवश्यक अंग क्या है? अर्थात रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जहां पर वास्तव में रिप्रोडक्शन की क्रिया होगी ना, वो ये वाला है, पुमंग और जायांग, एंड्रोसियम और जाइनोसियम। यहीं पर आपका स्पोर बनने की क्रिया और गैमेट्स बनने की क्रिया अर्थात बीजाणु और आपके युग्मक बनने की क्रियाएं होती हैं। ठीक है, चलिए आवश्यक अंग कहलाते हैं ये। ठीक है, कौन कौन सा? स्टैमेन, कार्पल्स और या पिस्टिल। कार्पल को पिस्टिल भी कहा जाता है। अब देखते हैं, इसमें देखते हैं। देखिए आपका जो पुमंग है, एंड्रोसियम है, पुंकेसर, तो पुंकेसर में क्या क्या होता है? देखिए एंथर होता है। ये जो हिस्सा है ना इसे एंथर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंथर। परागकोश हिंदी में परागकोश कहते हैं। पराग का कोश, कक्षक, ये एंथर है। ये फिलामेंट है, ये जो लंबा सा दिख रहा है ना फिलामेंट, तो ये फिलामेंट है और ये परागकोश है। फिलामेंट और परागकोश मिलाकर बनाते हैं पुंकेसर मतलब स्टैमेन। क्या बनाते हैं? स्टैमेन। कहां? पुमंग में। और पूरा हिस्सा, पूरा सब साइड के जो दोनों को मिला देंगे क्या कहलाएगा? इधर भी है इधर भी है, तो सब क्या कहलाएगा? पुमंग कहलाएगा, एंड्रोसियम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सब समूह ऊपर जितने हैं सब समूह हैं, ऊपर वाला समूह पुमंग कहलाएगा। पुंकेसर से मतलब ये वाला पूरा पुंकेसर दोनों मिला के एंथर, फिलामेंट मिला के पुंकेसर। ऐसे ही इसका एंथर, इसका फिलामेंट मिला के ये पुंकेसर। सभी पुंकेसर मिला के पुमंग अर्थात एंड्रोसियम का निर्माण करते हैं। जायांग क्या है? जाइनोसियम क्या है? अंडक या स्त्री केसर, कार्पल या पिस्टिल। देखिए अंडक या स्त्री केसर के अंतर्गत क्या क्या होता है? स्त्री केसर, पिस्टल और कार्पल, जिसे अंडक भी कहते हैं, इसके अंतर्गत होता है स्टिग्मा। ये स्टिग्मा है। स्टाइल, इसे ये बोलते हैं स्टाइल। ठीक है, ये है ओवरी, अंडक, स्टिग्मा, स्टाइल।
ठीक है, वर्तिका, वर्तिकाग्र, ओवरी, अंडप, ये पूरा जो गोल दिख रहा है ना, ये अंडप है, ओवरी है, ठीक है। ये तीनों मिला के 1, 2 और ये 3 स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी मिला के स्त्री केसर, पिस्टिल या कार्पेल का निर्माण करते हैं। तो ये सभी कार्य, मतलब ये सभी मिलाकर अंडक या स्त्री केसर का निर्माण करते हैं। ये 1, 2 और 3 मिलाकर, इसे आपस में मिलाकर, ठीक है, जाइनोसियम का निर्माण करते हैं। ये पूरे हिस्से आपस में मिलाकर क्या है, जाइनोसियम या जायांग का निर्माण करते हैं, इसे जायांग कहा जाता है। यही आवश्यक अंग है दोनों, पुमंग और जायांग, एंड्रोसियम और जाइनोसियम। अब आगे बढ़ते हैं हम। यदि देखिए इससे भी क्वेश्चन आया है, इससे आया है, बिल्कुल आया है इससे क्वेश्चन। देखिए आगे क्वेश्चन शामिल किया हूं, लास्ट तक बन रहे 8 क्वेश्चन आपको कवर कराऊंगा। यदि प्रत्येक पुष्प में स्त्री केसर या पुंकेसर व पुंकेसर दोनों उपस्थित हो तो उसे उभयलिंगी कहते हैं। याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन पूछता है। यदि प्रत्येक पुष्प में, मतलब हर एक फ्लावर में, है ना, स्त्री केसर, स्त्री केसर का तात्पर्य क्या है आपका, पिस्टिल से, और पुंकेसर के तात्पर्य स्टैमन, मतलब पिस्टिल और स्टैमन दोनों होंगे तो उसे उभयलिंगी क्या कहते हैं, हरमैफ्रोडाइट, ठीक है। तो हरमैफ्रोडाइट या उभयलिंगी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, हरमैफ्रोडाइट या उभयलिंगी कहा जाता है। देखिए फिर से देखिए, यदि प्रत्येक पुष्प में, मतलब फ्लावर में, स्त्री केसर मतलब पिस्टिल, पुंकेसर मतलब स्टैमन दोनों हो तो उसे उभयलिंगी मतलब हरमैफ्रोडाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हरमैफ्रोडाइट कहा जाता है। इससे भी क्वेश्चन आता है। देखिए जिन पुष्पों में केवल क्या होता है, केवल स्त्री केसर हो, स्त्री केसर हो मतलब पिस्टिल हो, उसे स्त्री केसरी अर्थात पिस्टिलेट कहा जाता है। और जिन पुष्पों में, मतलब फ्लावर्स में, केवल पुंकेसर हो उन्हें पुंकेसरी अर्थात स्टामिनेट कहा जाता है, ठीक है। और ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, एक लिंगी होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। इससे भी क्वेश्चन आता है तो पूछेगा यूनिसेक्सुअल मतलब क्या होता है, जिनमें केवल एक जोड़ा, क्या या तो स्त्री केसर हो या तो पुंकेसर हो, केवल या तो स्त्री केसर हो या तो पुंकेसर हो, ऐसे फ्लावर को एक लिंगी या यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहा जाता है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नया बन सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। जिन पौधों, अब आगे फ्लावर से पौधे, देखिए यहाँ पर फ्लावर्स को मतलब पुष्पों को, ठीक है, अंडरलाइन किया हूं, यहाँ पर पौधों को गोला लगाया। तो जिन पौधों, अब पौधे की बात करेंगे, जिन पौधों में स्त्री केसरी प्लस पुंकेसरी मतलब पिस्टिल और स्टेमन, ठीक है, पुष्प, फूल, स्त्री केसर वाला भी फूल और पुंकेसर वाला भी फूल, फ्लावर एक ही पौधे में हो, उन्हें क्या कहते हैं, उभयलिंगाश्रयी, उभयलिंगाश्रयी, मोनोसियस, ठीक है, मोनोसियस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उभयलिंगाश्रयी, मोनोसियस कहा जाता है। इसमें स्त्री केसरी और पुंकेसरी पुष्प, फूल एक ही पौधे में हो उसे मोनोसियस कहा जाता है। जिन पौधों में स्त्री केसरी प्लस पुंकेसरी पुष्प अलग अलग पौधे में हो, ये दोनों पिस्टिल और स्टेमन फ्लावर, पिस्टिल फ्लावर, स्टेमन फ्लावर मतलब पुष्प, दोनों अगर अलग अलग पौधे में हो तो उसे एक लिंगाश्रयी अर्थात डायोसियस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक लिंगाश्रयी अर्थात डायोसियस प्लांट कहा जाता है। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन आया है आपका। इससे भी क्वेश्चन है, बिल्कुल आया है क्वेश्चन। देखिए आपका सीजीपीएससी रेंजर 2016 इस वाले लाइन से कैसे क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, यदि पुंकेसरी तथा स्त्री केसरी फूल दोनों विभिन्न अलग अलग पौधे पर पाए जाते हैं, पुंकेसरी और स्त्री केसरी फूल, पुष्प, फ्लावर दोनों अलग अलग पौधे पर पाए जाते हैं, तो इस वर्गीकी को क्या कहते हैं, द्विसलांगी, जयांगधार, उभयलिंगाश्रयी, उपरिजाय, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश में पढ़ देता हूं। इफ स्टामिनेट एंड पिस्टिलेट, स्त्री केसरी स्टामिनेट, सॉरी पिस्टिलेट, पुंकेसरी स्टामिनेट, मतलब स्त्री केसरी पिस्टिलेट, पुंकेसरी मतलब स्टामिनेट, जो जिस पुष्प में केवल स्त्री केसर और जिस पुष्प में केवल पुंकेसर हो, मतलब स्टामिनेट और पिस्टिलेट यदि एक ही फ्लावर में हो। इफ staminate and pistillate flowers are borne on separate plants, the taxon is, मतलब अलग अलग प्लांट्स में, पौधे में पाए जाते उसे क्या कहते हैं, एक लिंगाश्रयी अर्थात डायोसियस प्लांट्स कहते हैं। इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ही आंसर बनेगा, क्योंकि ये द्विसलांगी जो लिखा है ना वो गलत लिखा है, वो वास्तव में एक लिंगाश्रयी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक लिंगाश्रयी। हिंदी से इंग्लिश में बहुत सारी गलतियां हैं, इसमें बहुत सारी गलतियां हैं, ठीक है।
आपके पेपर में। तो देखिए डायोसियस, क्या कहते हैं इसको? डायोसियस प्लांट्स कहते हैं, एक लिंगाश्रयी कहते हैं, जिसे द्विसलिंगी लिखा है हिंदी में, लेकिन जब इंग्लिश में आप पढ़ेंगे, इसलिए इंग्लिश का महत्व है आपके एसीएफ रेंजर के पेपर में। ये देखते ही आप लगा देंगे कि यही वाला है भाई, तो इसका आंसर सीधा होगा ए, डायोसियस प्लांट्स, जिसमें स्त्री केसरी अर्थात पिछलेट और पुंग केसरी अर्थात स्टामिनेट दोनों एक ही पौधे पर हो, दोनों फ्लावर एक ही पौधे पर हो, वो डायोसियस प्लांट्स कहलाते हैं। हो गया बन के 2 क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। देखिए कैसे तीसरा, चौथा, पांचवा क्वेश्चन भी आपका बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दे रहे हैं मोनो, ठीक है, एडल्फस। मोनो एडल्फस मतलब एक सलंगी, द्विसलंगी का मतलब डाई एडल्फस होता है, ठीक है, और मोनो एडल्फस मतलब होता है एक सलांगी, इसलिए डायोसियस का मतलब एक लिंगाश्रयी होगा। समझ आ रहा है? एक लिंगाश्रयी डायोसियस क्या होगा, ठीक है। तो ये मोनो एडल्फस मतलब एक सलंगी होता है, और डाई एडल्फस मतलब होता है द्विसलंगी, तो द्विसलंगी का मतलब डायोसियस नहीं हो सकता है, ठीक है। तो देखिए मोनो एडल्फस वास्तव में क्या होता है? एक सलंगी जिसमें फिलामेंट्स मतलब ये वाले फिलामेंट्स ऑफ ऑल द स्टेमन्स, जितना भी स्टेमन्स है, स्टेमन मतलब पुंकेसर, जितने भी पुंकेसर के जितना भी फिलामेंट्स है, आर फ्यूज्ड मतलब चिपकना, फ्यूज्ड टू फॉर्म अ ट्यूब, मतलब एक ट्यूब बना लेंगे चिपक कर, अराउंड द जाइनोसियम। जाइनोसियम मतलब ये अंडक, ये वाला जायांग, ये वाला जायांग। एंथर अर्थ फ्री, जिसका एंथर फ्री हो, जब इसके फिलामेंट आपस में चिपक कर इस जाइनोसियम के आगे एक ट्यूब बना लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मोनोएडार्फस, मतलब एक सलांगी। क्या कहते हैं? एक सलांगी कहते हैं, मोनोएडार्फस कहते हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा है, देखिए क्वेश्चन क्या आया था आपके सीजीपीएससी एसीएफ रेंजर 2016 में, जब किसी फूल के समस्त पुंकेसर एक समूह में पाए जाते हैं, समस्त पुंकेसर एक समूह में पाए जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो इसके लिए संधि या सलांगी, युक्त, कोसी, एक सलांगी, द्विसलांगी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो एडल्फस, ठीक है, और साइंजेंसियस, उसके बाद क्या लिखा है आपका? मोनो एडल्फस, उसके बाद लिखा है डाई एडल्फस, ठीक है। तो आपका एक सलंगी, दूसरा, पहले ही इसका आंसर लिया गया था, जब मॉडल आंसर निकाला गया था तो एक सलंगी लिया गया था, क्या होता है? मोनो एडल्फस लिया गया था। तो मोनो एडल्फस क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें फिलामेंट्स ऑफ ऑल स्टेमेंस होता है, ऑल स्टेमेंस नहीं, मतलब इसमें पुंकेसर बोल दिया है, पुंकेसर मतलब व्हेन ऑल स्टेमेंस इन अ फ्लावर फॉर्म अ सिंगल क्लस्टर इट इज कॉल्ड। तो वास्तव में ये इसके जैसा लग रहा है, ठीक है, इसलिए जो पीएससी ने इसका आंसर ये मोनोएडाल्फस पहले लिया था, इसको चेंज करते हुए क्या ले लिया गया? नन ऑफ दिस। तो नन ऑफ दिस क्यों ले लेता है? जब उनको कोई आंसर नहीं मिलते रहता तो नन ऑफ दिस लेना पड़ता है, हमको नोटा लेना पड़ता है, इसलिए मोनोएडाल्फस पर इससे है, ना कि दिए गए क्वेश्चन से। बाद में इसका आंसर इनमें से कोई नहीं लिया गया। देखिए 3 क्वेश्चन हो गए, आगे बढ़ते हैं आप। बीजाणु जनन, अब आते हैं बीजाणु जनन और युग्मक जनन, ये दोनों मेजर चीजें हैं। बीजाणु जनन अर्थात स्पोरोजेनेसिस, बीजाणु जनन अर्थात स्पोरोजेनेसिस क्या है? बीजाणु मतलब होता है स्पोर, ठीक है, अगुणित हैप्लॉइड, अगुणित होते हैं जो भी बीजाणु होते हैं ना, जो स्पोर होते हैं, बीज होते हैं, बीजाणु जो होते हैं वो अगुणित हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड मतलब क्या होता है? जिनमें गुण नहीं होता, एक ही का गुण पाया जाएगा, मतलब हाफ ऑफ द क्रोमोसोम होगा। क्रोमोसोम अर्थात गुणसूत्र का आधा हिस्सा इसके पास होगा, एक ही चीज का, चाहे स्त्री केसर हो, चाहे पुंकेसर हो, चाहे पुरुष वाला हो, चाहे स्त्री वाला हो, ठीक है, तो एक ही चीज होगा, अगुणित होगा, ठीक है। बीजाणु स्पोर अगुणित होते हैं, इनकी उत्पत्ति जो होती है एंड्रोसियम एंड जाइनोसियम में अर्धसूत्री या मियोसिस से होता है। जब एंड्रोसियम पुमंग या जाइनोसियम जायांग में अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है, अर्थात मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन पढ़े ही होंगे आप, थोड़ा बहुत जानते होंगे। तो एंड्रोसियम और जाइनोसियम में अर्थात पुमंग और जायांग में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है ना, तो उस बीजाणु में, ठीक है, उससे क्या होती है? बीजाणु की उत्पत्ति होती है। किससे? बीजाणु की अर्थात स्पोर की उत्पत्ति होती है, और इसी प्रक्रिया को बीजाणु जनन कहते हैं। जब बीजाणु उत्पन्न हो जाता है ना, अर्थात जनरेट हो जाता है, बन जाता है, तो उसे बीजाणु जनन, स्पोरोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसके 2 हिस्से हैं, गुरु बीजाणु और लघु बीजाणु। बीजाणु 2 प्रकार के जनरेट होते हैं। जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 2 प्रकार के बीजाणु बनते हैं, 2 जगह बीजाणु बनते हैं। कौन कौन से? स्पोर 2 जगह बनते हैं, एक गुरु बीजाणु बनता है जिसे मेगा स्पोर कहते हैं, और एक लघु बीजाणु बनता है जिसे माइक्रोस्पोर या परागकण कहते हैं। माइक्रोस्पोर ही परागकण है, और यही पोलन ग्रेन है, यही क्या है? पोलन ग्रेन कहलाता है।
माइक्रोस्पोर लघु बीजाणु ही परागकण है और यही पोलन ग्रेन कहलाता है। मान के चलिए, ठीक है, लगभग लगभग एक ही चीजें हैं। तो गुरु बीजाणु मेगास्पोर में क्या होता है, जब बीजांड मतलब ओवियल, बीजांड मतलब ये वाला, ये देखिए बीजांड, देखिए इसको क्या बोला जाता है, लॉक्यूल, ये बन रहा है ये, ठीक है, ये जो इसके अंदर हिस्सा ये है बीजांड, ठीक है, और ये प्लेसेंटा है बीच के जो गेपिंग है, क्या कहलाता है, प्लेसेंटा। ये थैलमस कहलाता है, ये पेडिकल कहलाता है मतलब वृंत कहलाता है, ठीक है, ये लॉक्यूल, ओवियल, बीजांड कहलाता है ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये प्लेसेंटा बीच वाला गेपिंग वाला हिस्सा, ठीक है। बाकी चीजों को तो बता चुका हूं। अब आया ओवियल की बारी। ये बीजांड मतलब ओवियल में अर्धसूत्रण अर्थात मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है अर्थात मियोसिस होता है, ठीक है, किसमें, बीजांड में, यहां पर, ठीक है। तब क्या होता है, तो इस पर गुरु बीजाणु का जन्म होता है। बताया था ना बीजाणु जन्म कैसे होंगे, अर्धसूत्री विभाजन से। अब दो प्रकार के बीजाणु जनरेट होते हैं, एक गुरु और एक लघु। तो गुरु कहां जनरेट होगा, बीजांड में, यहां पर, ठीक है, ओवियल में, कहां, यहां पर। यहां पर जब मियोसिस होगा अर्थात अर्धसूत्री विभाजन होगा तब जनरेट होगा। और क्या जनरेट होगा, गुरु बीजाणु, जिसे बोलेंगे मेगास्पोर। और जो पूरी प्रक्रिया चलेगी ना उसे बोला जाएगा पूरी प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन, क्योंकि जनन क्या हो रहा है, गुरु बीजाणु का हो रहा है, ठीक है। तो गुरु बीजाणु जनन कहेंगे अर्थात मेगास्पोरो, ठीक है, मेगास्पोरोजेनेसिस कहेंगे। मेगास्पोर के बनने की प्रक्रिया को मेगास्पोरोजेनेसिस कहेंगे। क्या कहेंगे, मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। और ये क्या होता है, अगुणित होते हैं। अगुणित मतलब जिनमें केवल एक ही के गुण पाए जाएंगे, खाली गुरु के या खाली लघु के, क्योंकि इसमें केवल गुरु के हैं, मेगास्पोर के गुण हैं, एक ही सेट के गुण हैं, ठीक है। तो इसे अगुणित कहा जाता है। क्या, अगुणित। जब तक ये मिलेंगे नहीं, दो केंद्रक, दो न्यूक्लियस आपस में नहीं मिलेंगे, तब तक द्विगुणित अर्थात डाइप्लॉइड नहीं होंगे। अभी हैप्लॉइड ही रहेंगे अर्थात अगुणित ही रहेंगे, अर्थात एक ही एन रहेगा, दो एन नहीं रहेगा, ठीक है। अब वैसे ही लघु बीजाणु क्या है, माइक्रोस्पोर कैसे बनता है अर्थात परागन या पोलन ग्रेन कैसे बनता है, इससे ही क्वेश्चन आया। अभी क्वेश्चन शामिल करूंगा, आगे देखते रहिएगा। परागकोश, परागकोश मतलब क्या, ये वाला हिस्सा, ये परागकोश। जब परागकोश अर्थात एंथर में, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। जब यहां अर्धसूत्री विभाजन बनेगा तो गुरु बीजाणु बनेगा, मेगास्पोर बनेगा। और जब यहां अर्धसूत्री विभाजन मतलब मियोसिस होगा तो आपका बनेगा लघु बीजाणु। परागकोश में परागन होगा, एंथर में पोलन ग्रेन बनेंगे, परागन होगा, माइक्रोस्पोर बनेंगे अर्थात लघु बीजाणु बनेंगे। और इस पूरी प्रक्रिया को क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर बनने की प्रक्रिया को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को मेगास्पोरोजेनेसिस। ये मेगा है, ये माइक्रो है। मेगा मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा, छोटा स्पोर और बड़ा स्पोर, ठीक है, समझ आ रहा है। एक यहां होगा, एक यहां होगा, एक बार यहां अर्धसूत्री विभाजन होता है, एक बार यहां वाले को अगले स्टेप पे, इसके बाद स्टेप में मैं पढ़ाऊंगा जरूर, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, युग्मक जनन में आते हैं। क्या आते हैं, युग्मक जनन में। किसमें पहुंच गया आप, युग्मक जनन में पहुंच गए, गैमेटोजेनेसिस में। युग्मक मतलब गेमेट्स होता है, तो गेमेट्स जनन को जेनेसिस कहते हैं, तो गैमेटोजेनेसिस अर्थात युग्मक जनन। बीजाणुओं मतलब स्पोर्स में समसूत्री। अब जो यहां पर जो बीजाणु बन गए थे गुरु बीजाणु, और यहां पर जो बन गए थे लघु बीजाणु, ठीक है, मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर, तो जो दोनों बीजाणु बने थे ना अर्थात स्पोर्स बने थे, वहां पर समसूत्री विभाजन होता है, मिटोसिस होता है। क्या होता है, मिटोसिस। मियोसिस के जगह मिटोसिस हो जाएगा। पहले यहां पर मियोसिस होगा अर्थात अर्धसूत्री विभाजन होगा, तब बीजाणु बनेंगे, स्पोर बनेंगे। अब फिर उन स्पोरों में बने हुए बीजाणु में ना समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, समसूत्री विभाजन। आगे पढ़ाया हूं पूरे, देखिए समसूत्री जब विभाजन होगा अर्थात मिटोसिस होगा, तो वहां पर नर और मादा युग्मक का निर्माण होता है, अर्थात मेल और फीमेल गेमेट्स का निर्माण होता है। अब ये जो युग्मक जनन है ये भी दो तरीके से होंगे, ये गुरु बीजाणु, ये लघु बीजाणु, मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर। तो जो गुरु बीजाणु में समसूत्री विभाजन होगा, मिटोसिस होगा, वह गुरु युग्मक बनने की क्रिया होगी, तो इसको क्या बोलेंगे, गुरु युग्मक जनन कहेंगे। भाई गुरु युग्मक बनेगा मतलब मेगा गेमेट्स बनेगा और माइक्रो गेमेट्स बनेगा। मेगा स्पोर से मेगा गेमेट्स, ठीक है, मेगा स्पोर से समसूत्री विभाजन मिटोसिस के द्वारा मेगा गेमेट्स, और माइक्रोस्पोर्स में, ठीक है, समसूत्री विभाजन अर्थात मिटोसिस के द्वारा क्या होगा, आपका माइक्रोगेमेट्स बनेगा। तो वहां पर जो प्रक्रिया होगी ना उसे बोलेंगे गुरु युग्मक जनन, मेगा गेमेटोजेनेसिस। जब गुरु युग्मक बनने की प्रक्रिया होगी अर्थात
मेगा गेमेट्स बनने की प्रक्रिया होगी, तो उस पूरी प्रक्रिया को प्रोसेस को बोलेंगे गुरु युग्मक जनन, मेगा गेमेटोजेनेसिस, समसूत्रण द्वारा मतलब मिटोसिस द्वारा, ठीक है। लघु युग्मक जनन किसको बोलेंगे, माइक्रो गेमेटोजेनेसिस। सब समझ आ रहा होगा। जो यहाँ पर दो प्रक्रिया हो रही है, पहला स्पोर बन रहा है, दूसरा गेमेट्स बन रहा है, पहला बीजाणु बन रहा है, दूसरा आपका युग्मक बन रहा है, ठीक है। गेमेट्स मतलब युग्मक, हिंदी इंग्लिश दोनों बता रहा हूं भाई, ध्यान से देखिएगा। अब देखते हैं बीजाणु कैसे बना था। ये जो बीजाणु बना था ना, वो खाली गुरु का पढ़ रहे हैं, लघु का अगले स्टेप में पढ़ेंगे, एक लाइन और बचेगा इसके बाद, है ना। देखिए पहले गुरु बीजाणु बनना पढ़ेंगे, फिर गुरु युग्मक बनने। पहले तो बीजाणु बनेगा ना, बीजाणु कैसे बनता है, अर्धसूत्रण द्वारा, और युग्मक कैसे बनता है, समसूत्रण द्वारा। बीजाणु मतलब स्पोर, मेगा स्पोर बना अर्धसूत्रण के द्वारा, ठीक है, और मेगा गेमेट्स बना आपका समसूत्रण के द्वारा, ठीक है। तो गुरु बीजाणु जनन, मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है, गुरु बीजाणु जनन, मेगा स्पोरोजेनेसिस, ये वाले जेनेसिस वाले प्रक्रिया को पहले पढ़ रहे हैं ये, ठीक है, इस वाले प्रक्रिया को पढ़े। देखिए पहले क्या, द्विगुणित, 2n है मतलब डाइप्लॉइड है, द्विगुणित, दो गुण है उसमें, नर के भी और मादा के। भाई आपके में भी, आपका कोई भी अंग निकाल के देखोगे तो क्या है, दो गुण है आपके में, भाई माता के भी है, मदर के भी है, और फादर के भी कुछ सेल्स है, तो आप क्या है, द्विगुणित है। आप जब पहले जनरेट हो चुके हैं तो द्विगुणित रहेंगे, बन जाता है। देखिए 2n द्विगुणित रहेगा, अर्धसूत्री विभाजन हुआ, मियोसिस हुआ, फर्स्ट स्टेज में एक केंद्रक से, एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन गए। कितने हो गए, दो स्टेप पे होता है ना अर्धसूत्री विभाजन, कितने स्टेप में, 2 स्टेप में होता है। ये फर्स्ट साइकिल में 2 बन गए, 2 से अगले में कितने बन गए, 1 2 3 और 4 बन गए सेकंड स्टेज में। सेकंड अर्धसूत्रण में, मियोसिस में, सेकंड स्टेप में क्या बन गया, 2 से 4 बन गए। और जब अर्धसूत्रण होता था कितने संतति कोशिकाएं बनती हैं, है ना, कितने आपके क्या बोलना चाहिए, संतति सेल्स बनते हैं, कितने सेल्स जनरेट होते हैं, 4 होते हैं, 4 होते हैं ना भाई। अब चारों जो बनेंगे ना, हर एक को क्या बोलेंगे, मेगा स्पोर, गुरु बीजाणु, क्या बोलेंगे, गुरु बीजाणु, क्योंकि कैसे बना, अर्धसूत्रण से बनेगा गुरु बीजाणु। अब ये गुरु बीजाणु को ले लिए यहाँ, ये देखिए गुरु बीजाणु, ये ले लिए, एक को उठा लिए, यहां से गुरु बीजाणु को ले लिए। अब हम कराएंगे गुरु युग्मक जनन, अर्थात मेगा गेमेटोजेनेसिस, और क्या जनरेट करेंगे, गुरु युग्मक जनरेट करेंगे, ठीक है। देखिए ये होगा, यहां से एक गुरु बीजाणु उठा लिए यहां, इसके पास कितना केंद्रक है, एक न्यूक्लियस है, अगुणित है, एन मतलब अगुणित, हैप्लॉइड है या मोनोहैप्लॉइड बोल सकते हो उसको, ठीक है, एन है, अगुणित। एक केंद्रक में समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन जब होता है अर्थात मिटोसिस जब होता है, तो एक केंद्रक से, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बनते हैं, पता है ना आपको, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस, यहां से 2 न्यूक्लियस बन गए। फिर दूसरे बार 3 बार समसूत्री विभाजन होगा, ये स्टेज है, और ये विभाग 3 टाइप्स, मतलब 3 अलग अलग स्टेप्स हैं, है ना, मतलब 3 बार है, पहले बार, दूसरे बार, तीसरे बार। पहले बार समसूत्रण मिटोसिस, दूसरे बार समसूत्रण मिटोसिस, तीसरे बार समसूत्रण मिटोसिस। एक केंद्रक से 2 केंद्रक, 2 से 4 केंद्रक, 4 से 8 केंद्रक, कितने बन गए, 8 न्यूक्लियस, अर्थात केंद्रक बन गए, नाभिक बन गए, ठीक है, 8 केंद्रक बन गए, न्यूक्लियस बन गए, और 8 क्या है, अगुणित है। अगुणित मतलब इनमें केवल एक ही के गुण हैं, ठीक है, किसके गुण है, केवल एक ही के गुण हैं, किसके, फीमेल के गुण। तो केंद्रक, 8 केंद्रक, अगुणित केंद्रक है सभी, हैं। अब देखिए जो 8 जो केंद्रक हैं, 8 जो न्यूक्लियस हैं, वो कैसे बढ़ते हैं, यहीं पर आपको देखना, ये मेन चीजें हैं जो बनाए हो ना, ये सबसे मेन है, यहां से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। सबसे पहले देखिए, इन 8 में से 3 ऊपर चले जाता है और 3 नीचे, 3 केंद्रक जो है, न्यूक्लियस जो है ऊपर चले गए, 3 केंद्रक जो है, न्यूक्लियस जो है वो नीचे चले गए, ठीक है। बीच में 2 केंद्रक बचे, कितने हो गए, 3 3 6 2 8। ऊपर के जो 3 केंद्रक है ना, उसमें से बीच वाला जो केंद्रक है, बीच वाला जो न्यूक्लियस है, वो एग सेल, अंड कोशिका, एग सेल अंड कोशिका का निर्माण करेगा। देखिए 2 नंबर लिख दिया, 2 नंबर वाला, ठीक है। जबकि पहले और तीसरा नंबर का नंबर दे दिया, इसलिए याद हो, ये वाला और ये वाला, मतलब दोनों बाहरी वाले, बीच वाला हमेशा एग सेल अंड कोशिका का निर्माण करेगा, और अंड कोशिका से बाद में ना एम्ब्रायो, भ्रूण बनता है। फल का जो भ्रूण है ना, भ्रूण अंदर वाला हिस्सा, वो एग सेल से निर्मित होता है, भ्रूण, एम्ब्रायो बोलते हैं जिसे, ठीक है। अब जो आजू बाजू के जो सेल्स हैं, जो केंद्रक है, जो दिख रहे हैं 1 और 3 नंबर का, तो ये सहायक कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। इन्हें क्या बोलेंगे, सहायक कोशिकाओं का निर्माण करेंगी, कौन सा, 1 और 3 नंबर वाले। अब देखते हैं नीचे के 3, जो नीचे 3 आ गए ना, ये तीनों प्रति व्यासांत, ठीक है, प्रति व्यासांत
कोशिका का निर्माण करेगा। ये 1 2 3, अब ये प्रतिवसांत कोशिका क्या है, जिन्हें एंटीपोडल सेल बोलेंगे, सहायक सेल, ठीक है। तो सहायक कोशिकाएं, तो एंटीपोडल सेल्स का निर्माण करेंगी ये तीनों, नीचे के तीनों प्रतिवसांत कोशिकाएं। सबसे क्वेश्चन बनेगा कौन से तीन नीचे वाले तीन प्रतिवसांत कोशिकाओं का निर्माण करेंगे अर्थात एंटीपोडल सेल का निर्माण करेंगे। कौन सा एक सेल का निर्माण करेगा, तो मिडिल वाला करेगा, ऊपर का मिडिल वाला। कौन से सहायक कोशिकाओं का निर्माण करेगा, ठीक है, साइनरजिड्स सेल्स का निर्माण करेगा, तो आजू बाजू वाला करेगा। अब बीच वाला क्या काम करेगा, बीच वाले का बहुत काम है, यही तो फल का निर्माण कर देता है। चलिए देखते हैं। अब जो बीच वाले दो केंद्रक है ना, जो बीच वाले दो केंद्रक है, जो न्यूक्लियस हैं, उन्हें ध्रुवीय केंद्रक कहेंगे, पोलर न्यूक्लियाई कहेंगे। जो दोनों न्यूक्लियस हैं, प्रत्येक नाभिक को, प्रत्येक केंद्रक को ध्रुवीय केंद्रक कहेंगे, पोलर न्यूक्लियाई कहेंगे। और बाद में ना ये दोनों केंद्रक आपस में फ्यूज हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। तो एक एन और एक एन, कितना एन, 2 एन बन गया। कितना है, 2 एन, मतलब द्विगुणित हो गया। पहले अगुणित था, हैप्लॉइड था, बाद में द्विगुणित हो गया, डाइप्लॉइड हो गया। अब ये द्विगुणित केंद्रक हो गया। तो कौन से द्विगुणित केंद्रक, सेंटर वाले, ठीक है, सेंटर वाला द्विगुणित केंद्रक। ये एग सेल जो है वो भ्रूण का एम्ब्रायो का निर्माण करता है बाद में। और यही जो द्वितीय केंद्रक है, जिसे द्विगुणित हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियाई बोलते हैं, अर्थात सेकेंडरी न्यूक्लियस कहा जाता है, द्वितीय केंद्रक कहा जाता है। यही द्वितीय केंद्रक ना बाद में भ्रूण पोष का निर्माण करेगा, जिसे हम बोलेंगे एंडोस्पर्म, ठीक है, क्या बोलेंगे, एंडोस्पर्म का निर्माण करेगा। क्वेश्चन क्या आया था, नारियल के खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं, मिजोकॉप, एंडोकॉप, कोटिलीडन, ठीक है, और एम्ब्रायो और एंडोस्पर्म। देखिए हिंदी भी इंग्लिश में दिया है, ठीक है। एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट इज, ठीक है, मिजोकॉर्प, एंडोकार्प, ठीक है, कोटिलीडन, एम्ब्रायो और एंडोस्पर्म। तो यही जो भ्रूण पोष, हिंदी में उसे भ्रूण पोष, कोष अलग चीज है, पोष अलग चीज है। पोष मतलब पोषण देने वाला, भ्रूण पोष, एंडोस्पर्म। तो ये द्वितीय जो केंद्रक होते हैं बाद में, ठीक है, आपका फर्टिलाइजेशन की क्रिया, निषेचन की जब क्रिया होती है ना, उसके बाद ये भ्रूण पोष का निर्माण करते हैं। भ्रूण, जो नारियल के अंदर में जो फूल जैसा रहता है वो भ्रूण है, उसको पोषण देने वाला। तो नारियल के कौन से भाग को खाया जाता है, तो एंडोस्पर्म को, भ्रूण पोष को खाया जाते हैं। ये खाने वाले भाग कौन कौन से फल के, ये बाद में बताऊंगा, किसका फूल है, किसका तना है, किसका बीज है, क्या खाते हैं हम बताऊंगा। तो ये क्वेश्चन आया था एंडोस्पर्म, इससे एंडोस्पर्म बोलता है और इसी को खाया जाता है, ठीक है। चलिए हो गया 4 क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। अब एम्ब्रायो, भ्रूण, एंडोस्पर्म, भ्रूण पोष, ठीक है, आपको समझ आ रहा है। इनसे बनेगा एंडोस्पर्म। बाद में फर्टिलाइजेशन की क्रिया के बाद, फर्टिलाइजेशन की क्रिया के बाद ये भ्रूण का निर्माण करेगा। अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है क्योंकि हम लोग अभी केवल गुरु का पढ़ है, मतलब मेगा का पढ़ है। माइक्रो का जब पढ़ेंगे ना तो दोनों को मिलना सिखाऊंगा, कैसे मिलेंगे और कैसे फर्टिलाइजेशन की, निषेचन की क्रिया होगी और बाद में कैसे संतति उत्पन्न होगी, ये भी बताऊंगा आगे। चलिए आपका 4 क्वेश्चन हो गया, 3 क्वेश्चन और बचा, आगे देखते जाएंगे, 3 क्वेश्चन और बचेगा। ये जो बना, अब ये तो बन गया 8 केंद्रक वाला, ये क्या कहलाता है, इसे बोलते हैं भ्रूण कोष। अब कोष पढ़ाया था, अब ये कोष क्या है, भ्रूण कोष मतलब होता है एम्ब्रायो सैक। यही जो कवच है इसे ही एम्ब्रायो सैक कहा जाता है, भ्रूण कोष कहा जाता है, जहां पर भ्रूण रहेगा, भ्रूण का घर, भ्रूण रहने का स्थान, कोषा, कक्षक, ठीक है। तो भ्रूण कोष कहेंगे, एम्ब्रायो सैक कहेंगे, या दूसरे शब्दों में इसे मेगा गैमेटोफाइट कहा जाता है। यही पूरा जो स्ट्रक्चर, जो 8 केंद्रक वाला है, ये पूरे को संयुक्त रूप से भ्रूण कोष कहेंगे, एम्ब्रायो सैक कहेंगे, या मेगा गैमेटोफाइट कहेंगे। क्या कहेंगे, गुरु युग्मोद्भिद कहेंगे, मेगा गैमेटोफाइट्स कहेंगे, गुरु के द्वारा युग्मोद्भिद, ठीक है, युग्मक उत्पन्न हो गया, ये यही कहलाएगा भ्रूण कोष। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर हो रहा होगा। आगे देखिए 3 क्वेश्चन और कैसे कवर होते हैं एसीएफ रेंजर के, पूरा कंप्लीट कराऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं यहां, गुरु से गुरु, बीजाणु युग्मक। अब लघु युग्मक जनन, भाई इसका एक बार तो हो गया, गुरु युग्मक जनन ये वाला। अब लघु युग्मक जनन भी तो बचा है कि भाई पुरुष वाला भी तो बचा है आपका, है ना। ये तो फीमेल वाला हो गया, अंडक वाला हो गया, ओवरी वाला हो गया, है ना, ओवियल वाला हो गया। अब ये वाला बच गया। तो लघु युग्मक जनन अर्थात माइक्रोगेमेटोजेनेसिस, इसमें क्या होता है लघु युग्मक जनन में, देखिए पराग कणों, जिसको लघु बीजाणु बोलते हैं, जैसे गुरु बीजाणु बना था ना यहाँ पर,
गुरु बीजाणु जनन से, वैसे ही लघु बीजाणु जनन से माइक्रोस्पोर बनते हैं जिसे लघु बीजाणु कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसी को हम परागकण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागकण कह देते हैं। ठीक है, किसको? लघु बीजाणु को पोलन ग्रेन बोल देते हैं। परागकण अर्थात पोलन ग्रेन होता है, परागकण को ही लघु बीजाणु कहते हैं। जब परागकणों में, ठीक है, परागकण कैसे बनते हैं? अर्धसूत्री विभाजन से। ठीक है, मतलब मियोसिस से बनते हैं परागकण। जैसे ये मियोसिस से बना ना, वैसे ये भी मियोसिस से बनेगा। मियोसिस हो कि ये बना, वैसे ये भी जो बनेगा लघु बीजाणु वो भी मियोसिस से बनेगा। अब इसमें होता समसूत्री। अब इसमें ये बनने के बाद इसमें क्या होगा? समसूत्री। वैसे ही इसमें भी अब क्या होगा? समसूत्रण विभाजन, मतलब मिटोसिस होगा। ठीक है, जब ये पहले क्या रहेगा? अगुणित रहेगा, हैप्लॉइड रहेगा। इसी को पूछा है क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्वेश्चन देखिए ध्यान से, आपको पढ़ देता हूं क्वेश्चन। क्वेश्चन आए आपके CGPCSE 2017 के पेपर पे। द्विगुणित पुष्पन पौधों के लिए भाग में मोनोहैप्लॉइड गुणसूत्र देखे जा सकते हैं। मोनोहैप्लॉइड का मतलब अगुणित है, मान के चलिए। ठीक है, अगुणित कहने का मतलब है एक गुणित है या एक ही के गुणसूत्र हैं। ठीक है, एक ही के केवल गुणसूत्र देखे जा सकते हैं। परागकोश वृत्ति में, परागकण में, परागकण को लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर बोलते हैं या पोलन ग्रेन बोलते हैं। इंग्लिश में बाजू में लिखाया है। ठीक है, केंद्रिका में, युग्मनज में, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, एंथर वॉल में, पोलन ग्रेन में, पोलन ग्रेन मतलब परागकण होता है अर्थात लघु बीजाणु होता है अर्थात माइक्रोस्पोर होता है। ठीक है, न्यूक्लियस, जाइगोट या माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ देखे जाते हैं? जब द्विगुणित पुष्पन पौधे होते हैं, जो भी प्लांट होते हैं, डाइप्लॉइड फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, जिसे द्विगुणित पुष्पन पौधे कहते हैं, उनके किस भाग में मोनोहैप्लॉइड गुणसूत्र देखे जा सकते हैं? मोनोहैप्लॉइड का मतलब एक गुण वाले, सिंगल गुण वाले, अर्थात अगुणित भी बोल सकते हो, हैप्लॉइड भी कह सकते हैं, मतलब एक ही है, लगभग मोटा मोटी तौर पर एक ही मान लेते हैं उसको, है ना। ये एकदम टेक्निकल वर्ड यूज कर दिया है। तो किसमें रहता है अगुणित? या एन गुण, सिंगल गुण, सिंगल गुण इसमें रहता है। ये देखिए एन, अगुणित अर्थात सिंगल गुण वाला। इसी को हम दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं? मोनो हैप्लॉइड बोल देते हैं, एक गुणित बोल देते हैं। ये देखिए मोनोहैप्लॉइड इसी में रहता है, परागकण में रहता है। ये अभी एक गुणित है, जैसे ये वाला गुरु बीजाणु मेगास्पोर एक गुणित है ना, अगुणित है। अगुणित का मतलब एक गुणित ही मान के चलिए। मोनोहैप्लॉइड भी दे दिया या हैप्लॉइड दे दिया ना, हैप्लॉइड वर्ड दे दिया तो ये आएगा, जब तक डाई ना लिखा रहे। डाई हैप्लॉइड का मतलब द्विगुणित होता है, 2n हो जाता है। क्या हो जाता है? 2n हो जाता है। अभी सिंगल है ना, तो हैप्लॉइड है मान के चलिए, अर्थात मोनोहैप्लॉइड है, एक है इसलिए मान के चलिए। अब समसूत्री विभाजन होगा तब क्या हो जाएगा? डाइहैप्लॉइड और ट्राइहैप्लॉइड में बदल जाएगा। ठीक है, मतलब त्रिगुणित भी हो जाता है, त्रिगुणित भी पढ़ा हूं आगे। तो समसूत्रण मतलब मिटोसिस के द्वारा लघु युग्मक माइक्रोगेमेट्स या पुंअणु का जन्म होना ही लघु युग्मक जन्म कहलाता है। लघु युग्मक माइक्रोगेमेट्स का जन्म लेना, उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है? लघु युग्मक जन्म अर्थात माइक्रोगेमेटोजेनेसिस कहलाता है। इसमें लघु युग्मक को, माइक्रोगेमेट्स को पुंअणु कहते हैं। पुंअणु मतलब स्पर्म होता है। ठीक है, तो स्पर्म जनरेट हो जाता है यहाँ से, समसूत्री वजन से स्पर्म जनरेट होता है, पुंअणु जनरेट होता है। ठीक है, अब देखिए स्पर्म के जनरेट होने की प्रक्रिया में क्या क्या होता है। ये आपको दिख रहा है ना, ये आपको एक परागकोश के अंतर्गत परागकण दिख रहे हैं, परागकण है। तो इसके अंतर्गत जनन छिद्र है, देखिए जनन छिद्र है। ठीक, जनन छिद्र में एक केंद्रक भी दिख रहा है, न्यूक्लियस भी दिख रहा है। बाद में इस केंद्रक में क्या होता है? विभाजन हुआ, केंद्रक में विभाजन हो गया तो एक जनन केंद्रक बना, मतलब एक जनरेटिव न्यूक्लियस बना, और एक नलिका केंद्रक बना जिसे ट्यूब न्यूक्लियस कहते हैं। ये वाला ट्यूब न्यूक्लियस है, नलिका केंद्रक है, ये वाला जनन केंद्र है। जनन केंद्रक, केंद्र नहीं केंद्रक है। जनन केंद्रक का तात्पर्य है जनरेटिव, ठीक है, जनरेटिव न्यूक्लियस। ये जनन केंद्रक, यहाँ पर ये जनन केंद्रक है, और ये जो दिख रहा है दोनों ये नलिका केंद्रक है, क्योंकि ट्यूब में है। ठीक है, ट्यूब न्यूक्लियस। ट्यूब न्यूक्लियस को कायिक केंद्रक भी कहते हैं। ठीक है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी कहते हैं। कायिक केंद्रक, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। कौन से केंद्रक को, न्यूक्लियस को वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहते हैं? तो इसे कायिक केंद्रक को वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहते हैं, जो कि नलिका में रहता है, ट्यूब में रहता है। ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसका मैं विभाजन और दिखाऊं। अब ये क्या होता है? जहां पर ना दो केंद्रक अवस्था दिखती है, दो न्यूक्लियस दिखता है, उसे बोलते हैं द्विकेंद्रकीय अवस्था। जहां पर दो न्यूक्लियस दिखेगा उसे द्विकेंद्रकीय अवस्था बोलते हैं, बाई न्यूक्लिएट स्टेज बोलते हैं, बाई न्यूक्लिएट स्टेज कहा जाता है, बाई न्यूक्लिएट स्टेज कहा जाता है। ठीक है, बाई न्यूक्लिएट स्टेज को दूसरे शब्दों में परागन अवस्था बोलते हैं, मतलब पॉलिनेशन स्टेज कहते हैं। इसी अवस्था में पॉलिनेशन मतलब परागन की क्रिया चालू हो जाती है, जब जनन केंद्रक और नलिका केंद्रक, इस केंद्रक का विभाजन होता है। इस केंद्रक का विभाजन हो गया, ये देखिए जनन केंद्रक और नलिका केंद्रक में बदल गया, तो उसे बोलते हैं द्विकेंद्रकीय अवस्था। क्या बोलते हैं? द्विकेंद्रकीय अवस्था।
ठीक है, या इसे द्विकेंद्र की अवस्था कहते हैं, पॉलिनेशन स्टेज कहते हैं। यहाँ पर यहां से ही अंकुरन चालू होता है। ये देखिए अंकुर निकलना चालू हुआ, ये जो ठीक है परागन अवस्था से यहाँ पर जो दिख रहा है नीचे नीचे प्रवर्ध जो नीचे नीचे निकले हुए, ये अंकुरन अवस्था है। अंकुरन अवस्था मतलब जर्मिनेशन स्टेज है। यहाँ पर जर्मिनेशन होना चालू हो रहा है, मतलब अंकुरन निकलना चालू हो रहा है। अब क्या होता है, पराग नलिका का वर्तिकाग्र में प्रवेश हो जाता है, मतलब पोलन ट्यूब, ये जो ट्यूब है ना पोलन ट्यूब, ठीक है, अंकुरन की अवस्था से अंकुरन निकलना चालू हुआ और यहाँ पर अंकुरन जैसे ही निकलना चालू हो गया तो ये पोलन ट्यूब है, जो पतला सा ट्यूब दिख रहा है, ये जो ट्यूब है ये पूरा, ये ट्यूब ना कहाँ चले जाएगा आपका, पराग नलिका का वर्तिकाग्र में प्रवेश। वर्तिकाग्र मतलब होता है स्टिग्मा, तो ये पराग नलिका अंदर जा रही है, कहा जा रही है अंदर जा रही है, स्टिग्मा में, इसे बोलते हैं स्टिग्मा। क्या है, स्टिग्मा, ये वाले स्टिग्मा में प्रवेश करना चालू कर दिया। तो पराग नलिका मतलब पोलन ट्यूब, ये पोलन ट्यूब है, ठीक है। तो पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब निकला, पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन मतलब परागकण है, परागकणों से पोलन ट्यूब है। तो पोलन ट्यूब कहाँ चला गया, स्टिग्मा में प्रवेश करना चालू किया, धीरे धीरे सब अंदर जा रहा है, ठीक है। तो ये एक को पूरा अंदर ले गया हूं ताकि आपको दिखा सकूं। तो पोलन ट्यूब में से स्टिग्मा में प्रवेश किया, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो जनन केंद्रक है, ये देखिए ये वाला जनन केंद्रक जनरेटिव जो न्यूक्लियस का समसूत्री विभाजन हो जाता है, यहाँ पर समसूत्री विभाजन हुआ, ठीक है। जनन केंद्रक का जनरेटिव न्यूक्लियस का समसूत्री विभाजन हुआ। समसूत्री विभाजन से एक केंद्रक से बन गया दो केंद्रक, यहां से एक था, यहां पर कितना बन गया, दो बन गया। तो जनन केंद्रक का समसूत्री विभाजन हुआ, दो केंद्रक बन गया, मिटोसिस की प्रक्रिया हुई, समसूत्री विभाजन मतलब मिटोसिस की प्रक्रिया हुई और दो केंद्रक बन गया। दो केंद्रक मतलब दो पुमाणु बन गए। कितने पुमाणु थे, एक पुमाणु था, एक स्पर्म था, ठीक है। एक पुमाणु अर्थात एक स्पर्म था, उससे दो स्पर्म का निर्माण हो गया, दो पुमाणु और दो स्पर्म हो गए, दो केंद्रक बराबर दो स्पर्म के निर्माण हो जाता है। यहाँ पर इसका कोई काम नहीं है, ये इसका काम है ना, दो केंद्रक दो न्यूक्लियस अर्थात दो पुमाणु अर्थात दो स्पर्म, ठीक है, दो स्पर्म का निर्माण हो गया। अब क्या होता है, यहां से प्रोसेस देखिए, ये क्या होता है, ये जो आपका पोलन ट्यूब है ना, जब पराग नलिका मतलब पोलन ट्यूब, पराग नलिका को क्या बोलते हैं, पोलन ट्यूब, ये जो ट्यूब है, ठीक है, बीजांड में बीजांड में क्या कर लेता है, प्रवेश कर लेता है। कैसे प्रवेश करता है बीजांड में, बीजांड में तात्पर्य ओवियल से है, ये ओवियल है, ओवियल मतलब ये बीच वाला हिस्सा, इसे बीजांड या ओवियल बोलेंगे, ये बीजांड वाला। तो ये जो ट्यूब है ना, ये अंदर से आके ये छेद से जाके यहाँ प्रवेश कर लेगा, ठीक है। तो पराग नलिका अर्थात पोलन ट्यूब बीजांड में प्रवेश कर लेता है, किससे, माइक्रोफाइल छिद्र से। ये जो छेद है, होल है, उसे बोलेंगे माइक्रोफाइल, क्या बोलेंगे, माइक्रोफाइल, ठीक है, माइक्रोपाइल सॉरी है ना, माइक्रो MICROPYL, माइक्रोपाइल छिद्र से प्रवेश कर लेते हैं। तो पूछ देता है कि जिस पोलन ट्यूब अर्थात पराग नलिका जिस छेद से या जिस होल से प्रवेश करती है ओवियल में, बीजांड में, वो क्या कहलाता है, तो उसे बोलते हैं माइक्रोपाइल, क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं। अब देखते हैं, प्रवेश करती है। इसी प्रोसेस को यहाँ पर जो इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, पोरोगेमी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोरोगेमी कहा जाता है। जब पराग नलिका पोलन ट्यूब बीजांड में माइक्रोपाइल छिद्र से, होल से प्रवेश करती है, अंदर प्रवेश कर लेती है, देखिए चला गया अंदर यहाँ से, ठीक है। तो इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को पोरोगेमी कहलाता है, क्या कहलाता है, पोरोगेमी अवस्था कहते हैं, पोरोगेमी हो गया। इस क्वेश्चन को पूछा है, क्वेश्चन पढ़ता हूं आप, मैं क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए ध्यान से पढ़िए, देखिएगा। हाँ, जब पराग नलिका मतलब पोलन ट्यूब बीजांड में मतलब ओव्यूल में अंड द्वार से, ठीक है, अंड द्वार से प्रवेश करती है तो इसे कहते हैं व्हेन पोलन ट्यूब इंटर ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल, अंड द्वार, माइक्रोपाइल मतलब क्या है, अंड द्वार हिंदी में, ठीक है, माइक्रोपाइल इट इज नोन एज, तो उसे क्या कहा जाता है, जब ये इसके अंदर प्रवेश करती है तो उसे क्या कहा जाता है, पोरोगेमी कहा जाता है। देखिए इसको क्या बोलते हैं, मिजोगेमी, पोरोगेमी, चलाजोगेमी, सिंगेमी या पैलेनगेमी, ठीक है। तो सॉरी पोलनगेमी, तो क्या कहा जाता है, पोरोगेमी कहा जाता है, पोलन नहीं कहा जाता, पोरोगेमी कहा जाता है। इसका आंसर आएगा बी। देखिए छठवां क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन हो गए आपके, 7वां क्वेश्चन एक और बचा अंतिम, ये अंतिम लाइन जब पढ़ूंगा ना तो वो क्वेश्चन भी बन जाएगा। पूरा मास्टर वीडियो एक ही वीडियो में आपके 7 से 8 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो आपको और क्या चाहिए भाई, है ना। तो देखिए, तो ये जब इसके अंदर प्रवेश करता है तो उसे पोरोगेमी कहते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन भी बन गया आपके एसीएफ रेंजर का, इसी से ही बनेगा। जैसे कि माइक्रोपाइल, उस होल को क्या कह देते हैं, तो माइक्रोपाइल कह देते हैं, ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अब जैसे ही प्रवेश करता है तो क्या होता है, कितने स्पर्म थे, कितने केंद्रक, दो केंद्रक, दो न्यूक्लियस, तो कितने परमाणु, दो परमाणु मतलब दो स्पर्म,
दोनों स्पर्म क्या होता है, एक स्पर्म आपका ये एग सेल से जाकर एग सेल के केंद्रक, एग सेल के अंदर, सेल के अंदर केंद्रक होगा, न्यूक्लियस होगा ना भाई, तो एग सेल के केंद्रक से जाकर मिल जाएगा एक स्पर्म, और एक स्पर्म ना यहाँ पर आपका ये इन दोनों से मिल जाएगा, जिसे क्या बोलते हैं, द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। देखिए ये दोनों को क्या बोलते हैं, द्वितीयक केंद्रक बोलते थे। ये क्या है, डाइप्लॉइड है, मतलब दो गुण वाला है, डाइप्लॉइड है, द्विगुणित केंद्रक है, इनसे मिल जाएगा। एक स्पर्म इससे मिलेगा, एक स्पर्म इससे मिलेगा, एक स्पर्म इससे, एक स्पर्म इससे मिलेगा। ठीक है, चलिए उसी को लिखा हूं मैं आगे। देखिए फर्टिलाइजेशन, निषेचन की प्रक्रिया, यहां पर जब मिलता है तो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, यहां पर जब जाके मिलता है तो डबल फर्टिलाइजेशन हो जाता है, दोहरा, क्योंकि यहां पर त्रिगुणित हो जाता है। देखिए कैसे बनेगा, फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन की प्रक्रिया में क्या होता है, एक परमाणु जो यहां से बनकर आया इस केंद्र का, एक परमाणु, दो परमाणु में से एक परमाणु, एक स्पर्म जो n गुणित है, क्या है, n गुणित है, ठीक है, n है, अगुणित है अर्थात हैप्लॉइड है, ठीक है, वो एग सेल के केंद्रक से, इस एग सेल के केंद्रक से मिल गया, एक n और एक n मिलकर क्या बना, जाइगोट का निर्माण कर लेगा। किसका निर्माण कर लेगा, जाइगोट बना लेगा, ठीक है, जिससे वो क्या हो जाएगा, द्विगुणित हो जाएगा, 2n हो जाएगा, जाइगोट का निर्माण कर लेगा, द्विगुणित हो जाएगा, और यही बाद में जाकर क्या बनाता है, भ्रूण बनाता है, एम्ब्रायो बनाता है, क्या बनाता है, भ्रूण का निर्माण करता है, एम्ब्रायो बनाता है। मतलब एक परमाणु, एक स्पर्म n गुणित वाला, ठीक है, और एग सेल के केंद्रक से, न्यूक्लियस से, जो भी n गुणित है, अगुणित है, हैप्लॉइड है, उससे मिलकर जाइगोट का निर्माण कर लेता है, द्विगुणित 2n वाला हो जाता है, और बाद में ही भ्रूण एम्ब्रायो का निर्माण करता है। अब आगे बढ़िए, दूसरा परमाणु भी है, तो दो परमाणु में से दूसरा जो परमाणु है, यहां पर होता है डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन बोल सकते हो, डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन। दूसरा परमाणु जो है, सेकंड स्पर्म जो है, जो n जो अगुणित है अर्थात हैप्लॉइड है, n गुणित है, ठीक है, वो द्वितीयक केंद्रक से, द्वितीयक केंद्रक मतलब ये वाला, ये दोनों को क्या बोलते हैं, द्वितीयक केंद्रक बोलते हैं। जो ऑलरेडी क्या था, 2n था, द्विगुणित था, द्वितीयक केंद्रक ऑलरेडी क्या होता है, द्विगुणित, क्योंकि दो केंद्रक, एक n दो n, दोनों मिलकर क्या होगा, 2n, द्वितीयक केंद्रक द्विगुणित होता है। जो ऑलरेडी 2n था, एक n इसका, 2n इसका, कितने n हो गए, 3n हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो होगा वो त्रिसंलयन की प्रक्रिया होगी, 2n और एक n मिलकर 3n का निर्माण कर लिए, इसको बोलते हैं त्रिसंलयन की प्रक्रिया, और यहीं पर होता है डबल फर्टिलाइजेशन। क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन। इसी को पूछा गया आपके एसीएफ रेंजर में, ठीक है। यहाँ पर जो दोनों के मिलने से बनता है प्राथमिक भ्रूणपोष, भ्रूणपोष, कोष नहीं, ये भ्रूणकोष है, ये भ्रूणकोष का निर्माण करता है, भ्रूण को पोषण देने वाले, ऊपर वाला भ्रूण का निर्माण करता है, एम्ब्रायो का निर्माण करता है, और नीचे वाला भ्रूणपोष का निर्माण करता है, ठीक है, एंडोस्पर्म का निर्माण करता है। क्या, एंडोस्पर्म का निर्माण करता है। ये दोनों मिलकर, दूसरा परमाणु और द्वितीयक केंद्रक, सेकेंडरी न्यूक्लियस, दोनों आपस में मिलकर n और 2n आपस में मिलकर प्राथमिक प्राइमरी भ्रूणकोष, प्राइमरी इंडोस्पर्म, ठीक है, इंडोस्पर्म का प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं, जो कि 3 गुणित होता है, 3n वाला होता है, n + 2n कितना है, 3n। इसे बोलते हैं त्रिसंलयन की प्रक्रिया या डबल फर्टिलाइजेशन कह देते हैं हम, ठीक है। इसी को पूछा गया, क्वेश्चन रिपीट करता हूं आपका, देखिए सीजीपीएससी एसीएफ रेंजर 2016, द्विनिषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन, युग्मक के संयोजन की क्रिया में, डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया में, डबल फर्टिलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ, मतलब किसके जुड़ने की प्रक्रिया है। पहला हिंदी में पढ़ रहा हूं, नर युग्मक का ध्रुवीय केंद्रक से संयोजन, पुमनु स्पर्म को नर युग्मक बोलते हैं, ठीक है। तो नर युग्मक का ध्रुवीय केंद्रक से संयोजन, नहीं भाई, नर युग्मक का प्रतिध्रुवी केंद्रक से संयोजन, ये ध्रुवी है और ये सब प्रतिध्रुवी है, नहीं होता। नर युग्मक का अंड कोशिका से संयोजन, एक्सेल से संयोजन, नहीं, एक्सेल से संयोजन होके जाइगोट का निर्माण करता है, जिससे भ्रूण का निर्माण होता है, ये भी नहीं है। चौथा बोला नर युग्मक का दो ध्रुवीय केंद्रक से संयोजन, दो ध्रुवीय केंद्रक से संयोजन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं। क्यों भाई, एक नर युग्मक का अंडकोश से तथा दूसरे का द्वितीयक केंद्रक से संयोजन, ठीक है, एक नर युग्मक का अंडकोश से तथा दूसरे का द्वितीयक केंद्र से संयोजन को बोलते हैं द्विनिषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोल रहा है भाई, जो पहला एक परमाणु है अर्थात एक युग्मक है, एक आप युग्मक की क्या है भाई, लघु युग्मक माइक्रोगेमेट्स को परमाणु बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। तो एक परमाणु अर्थात एक गेमेट जो है, नर युग्मक जो है, मेल वाला गेमेट्स है, ठीक है, अर्थात लघु युग्मक है, वो एक सेल से जब बनेगा तब जाइगोट बनाएगा। लेकिन दूसरा जो परमाणु है वो द्वितीयक सेल से, सेकेंडरी केंद्रक से मिलेगा, तभी क्या बनाएगा, आपका प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाएगा, अर्थात त्रिसंलयन बोलेंगे, इसी को ही बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं आंसर आएगा, क्योंकि दूसरे का द्वितीयक केंद्रक से संयोजन होता है। तो दो ध्रुवीय केंद्रक से संयोजन नहीं होता, क्या होता है, सेकेंडरी
न्यूक्लियस से संयोजन होता है। यहाँ पर वर्ड गलत लिखा है। चौथे बिंदु पे देखिए, नर युग्मक का दो ध्रुवी केंद्रक से संयोजन नहीं होता। नर युग्मक का अर्थात लघु युग्मक का अर्थात माइक्रोगेमेट्स का अर्थात पुमनु का अर्थात स्पर्म का, सभी एक ही चीजें हैं भाई, है ना। उसी को नर युग्मक बोलते हैं, मेल गेमेट्स बोलते हैं, ठीक। उसका द्वितीयक केंद्रक से संयोजन होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस से संयोजन होता है, ना कि दो ध्रुवी केंद्रक। हालांकि ये दो ध्रुवी केंद्रक कहलाता, दो ध्रुवी केंद्रक नहीं कहलाता, ये केवल ध्रुवी केंद्रक कहलाता था और इसको बाद में फिर द्वितीयक केंद्रक बोलने लगे। पहले ध्रुवी था, पहले दो ध्रुवी केंद्रक था, लेकिन पहले तो ये फ्यूज हो गए ना, मिल गए। मिलने के बाद क्या बने, पढ़ाया हूं ना कि द्वितीयक केंद्रक बन गए, मिलने के बाद द्वितीयक केंद्रक बन गए। तो अब इनका नाम हो गया द्वितीयक केंद्रक, सेकेंडरी न्यूक्लियस हो गया, जो कि द्विगुणित हो गए। तो यहां पर चौथे बिंदु की जगह आना चाहिए था नर युग्मक का मतलब मेल गेमेट्स का सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूजन, ठीक है। इसी को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। आप समझ आ रहा है क्या क्या, इसलिए इसका आंसर क्या लिया गया, इनमें से कोई नहीं लिया गया है। इतनी छोटी छोटी चीजें, बारीकी बारीक चीजें देखिए जो लिख रहा हूं, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। इसका थोड़ा सा और बिंदु बचा है, लेकिन डेमो में मैं सिर्फ इतना ही बता रहा हूं आपको। डेमो के साथ पेड क्लास ज्वाइन करने के लिए आप 7470999978 पर व्हाट्सएप करें। केवल मुझे व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की तीनों की क्लासेस मिनिमम कॉस्ट पर एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं। मैं जल्दी से 40 से 60 दिन के अंदर पूरा कोर्स कंप्लीट कराऊंगा और इसी प्रकार क्वेश्चन दिखाते हुए आने वाले क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं वो बताते हुए आपको कोर्स कंप्लीट कराऊंगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।